जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है, यूपीएससी के सिलेबस को कैसे समझें, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हम उसको कैसे जाने, तो हमें पूरे यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं हम उसको यहाँ पे देखेंगे। उसके सिलेबस को देखेंगे कि जीएस 1 में, जीएस 2 में, मतलब मेंस में और प्रीलिम्स में हमें टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जीएस जो प्रीलिम्स में और मेंस में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है, जो हमें प्रीलिम्स में पढ़ने हैं और साथ में मेंस में भी पढ़ने हैं, और मेंस में ऐसे कौन से ज्यादा और सब्जेक्ट जो हमारे सिर्फ पढ़ने हैं और हमें मेंस के लिए कहीं तैयारी करनी है, कौन कौन सब्जेक्ट हम छांट के रखें ताकि हम समझ पाएं कि हमें ये सब्जेक्ट हमें यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। तो टोटल सब्जेक्ट जो है लगभग 35 जो है उसके करीबन है। ये हमने अलग अलग करके देखे उन सब्जेक्ट को, उनके सिलेबस को, तब जाके हम समझे हैं। तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक बुक्स पढ़ ली तो हमारा काम हो गया। तुम यूपीएससी के सिलेबस को कैसे समझे और उसके सब्जेक्ट को किस तरीके से समझे, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, हम इसको देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिया था कि GS1, GS2, GS3 और GS4 में जो सब्जेक्ट थे उनके नाम लिखे हुए थे, लेकिन हमने इसमें प्रीलिम्स के सब्जेक्ट नहीं बताए थे, ठीक है। या फिर यूं कहें कि हमने इसको और अच्छे तरीके से नहीं बताया था। तो ये मेरा हमारा GS1, GS2, GS3 के सब्जेक्ट नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इसको और अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि भाई मुझे प्रीलिम्स में और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है और कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन नहीं है और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं हम इस वीडियो में इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले सब्जेक्ट से कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें शुरुआत करने हैं या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत होती है, वो होती है हमारी कहां से। यदि हम हर कोई जब पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई करता है हिस्ट्री से या फिर पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बात जो होती है वो होती है यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की। मतलब हिस्ट्री की बात करें तो हम आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि GS1 में मेंस में सबसे पहली यूनिट है सिलेबस में वो आर्ट एंड कल्चर की ही है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स में भी आएगा और साथ में मेंस GS1 में भी आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में देखो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे इससे और मेंस में GS1 में भी आएंगे। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है किसका, जो आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले किस सब्जेक्ट की, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया, अब होगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है, प्रीलिम्स में भी आएगा, साथ में GS1 में भी आएगा। लेकिन मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपकी प्रीलिम्स में तो आती है लेकिन मेंस में नहीं आती। मेंस में जो आता है आर्ट एंड कल्चर, तो उस आर्ट एंड कल्चर में ही जो मिडाइवल इंडिया है और एंशिएंट इंडिया है वो उसमें अंतर्गत उसकी पूछ ली जाती है। मतलब मिडाइवल इंडिया से और एंशिएंट इंडिया से उसका जो आर्ट एंड कल्चर है, वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कला है, साहित्य, वो पूछ लिया जाता है मेंस में, इसी काल से, मध्यकाल से और प्राचीन भारत से, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने से, मैंने यहाँ पे दो अलग टेबल बना रखी है, प्रीलिम्स की, मेंस की और सब्जेक्ट की। कौन सब्जेक्ट हमें प्रीलिम्स में पढ़ने, कौन सब्जेक्ट हमें मेंस में पढ़ने हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हाँ, आपको इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़नी कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोई नहीं, आपका इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा प्रीलिम्स में। हाँ, लेकिन GS1 में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें सिलेबस में GS1 में है। लेकिन मैं कह दूं कि जो मेंस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूं कहें कि मुश्किल से कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं आते हैं। लेकिन इसमें है वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना है, लेकिन लास्ट में कवर करना है। ऐसे पहले से वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के बैठ गए, ऐसा नहीं है। पहले अपना जो मुख्य विषय है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत से बहुत, क्योंकि वहां पे एक यूनिट है और यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो यूपीएससी इससे वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे मेंस में, GS1 में। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है बिल्कुल आपको, प्रीलिम्स के लिए भी GS1 में मेंस से पूछी जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिल्कुल आपको वर्ल्ड मैपिंग हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ये सारा जो भी कॉन्टिनेंट संबंधित अलग अलग जो ओशियन है, जो या फिर जो उनसे संबंधित फैक्ट हैं, इस सारी जो पूरी वर्ल्ड मैपिंग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पूरी आपको प्रीलिम्स में भी आएगी और साथ में आपका उसकी आपको समझ होनी चाहिए। मतलब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी GS1 में, मेंस में भी आपको आती है। इसके अलावा बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में ही हम लोग जो इकोनॉमिक या फिर उसको यूं कहें कि जो हमारा आर्थिक भूगोल है उसको भी इसी में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ज्योग्राफी का। तो हम इसमें GS1 में ही पढ़ेंगे, मतलब प्रीलिम्स में पढ़ेंगे और साथ में GS1 में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल ज्योग्राफी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, तो GS1 में भी हम उसको कवर करते हैं, चाहे वो भूकंप हो,
जितने भी, चाहे वो ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, सुनामी हो, ये सारे टॉपिक हम GS1 के अंदर पढ़ते हैं मेंस में, और साथ में प्रीलिम्स है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है, मेंस दोनों में भी पढ़ना। और उसके बाद करते हैं सोशल इशू या इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी तो भाई प्रमुख रूप से आपका जो GS1 है मेंस का, वो तो उसे मिलता ही है, वो तो पूरा ही मिलेगा इंडियन सोसाइटी को। हर साल लगभग 6-7 क्वेश्चन तो आराम से आते ही हैं, मतलब कम से कम 450 नंबर का क्वेश्चन ही आपके सोशल इशू या इंडियन सोसाइटी से आते हैं। और सोशल इशू में कहें तो आपका प्रीलिम्स में भी सोशल इशू कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ये उसमें आ जाता है प्रीलिम्स में। हालांकि ऐसा कुछ उसमें प्रीलिम्स में लिखा नहीं हुआ, लेकिन प्रीलिम्स जो करंट के जो मुद्दे रहते हैं सोशल इशू से संबंधित वो इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका जो पॉलिटी है वो प्रीलिम्स में भी आएगा, आपको मेंस में जो आएगा वो आएगा GS2 में, क्योंकि GS2 वो है जो पेपर है उसका नाम ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस है, वो इसमें आता है। ठीक है, GS2 में। तो पॉलिटी कहाँ आपको प्रीलिम्स में पढ़नी है और साथ में मेंस में GS2 में भी आपको पढ़नी है। तो हमारे अभी तक कितने सब्जेक्ट होगा? टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए। देखते जाइए अब कितने सब्जेक्ट है इसमें, देखते जाइए, पूरा बताएंगे GS2 से लेकर पूरा GS1 से लेकर GS4 तक, और साथ में प्रीलिम्स का भी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नेंस, तो गवर्नेंस आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, साथ में मेंस में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सुशासन मतलब सरकार कैसे काम करती है, सरकार क्या क्या सरकार ने किया, वो सारी सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नेंस हम इसके अंदर पढ़ते हैं, वो प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे, मेंस में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, आपके इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देशों के संबंध के बारे में, खासकर करंट के मुद्दे रहते हैं वही आते हैं। और GS2 तो आपका है ही भाई, जो मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन का, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा हो, पड़ोसी देश हो भारत के, ये सारे, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे संबंध क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, मतलब मेंस में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, बिल्कुल आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है और आपका मेंस में भी आपको पढ़ना है। मेंस में GS2 में आपको देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये पढ़ेंगे, ये हमने पूरा पढ़ लिया। सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटी, ये हमने GS2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं GS3 में। GS3 में हम पढ़ना है इकोनॉमी, इकोनॉमी हमें प्रीलिम्स में ही पढ़ना है, और GS3 में भी हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी इसी के अंतर्गत ही आता है, बजट वगैरह सारे हम टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं GS3 में, मेंस में। इसके बाद आप बात करें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है और साथ में मेंस में GS3 में भी आपको पढ़ेगा, साथ में ही पढ़ते हैं एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे साइंस में, तो साइंस आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है और मेंस में भी आपको साइंस और टेक मिलेगा। लेकिन साइंस यहाँ बात करें प्रीलिम्स में तो केवल मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया साइंस, लेकिन यहाँ पे इसमें केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और फिजिक्स हो गया, इससे भी संबंधित क्वेश्चन, ज्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें टेक्नोलॉजी, तो नैनो मतलब साइंस को हम टेक्नोलॉजी जोड़ दें तो वो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर जिसके अलावा जिसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ना नव की ऊर्जा के बाद न्यूक्लियर एनर्जी, तो इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसके अंदर आती है। स्पेस एनर्जी हो गया, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारी जो है इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये भी हम प्लस पढ़ते हैं और मेंस में भी आपको GS3 में देखने को मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, आपको सारा ही प्रीलिम्स में आपको पढ़ना है और GS3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और प्रीलिम्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में हम लगभग इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से कम 17-18 लगभग 20-22 क्वेश्चन आपसे इससे मिलते हैं, और ज्यादातर लड़के इनको स्किप कर देते हैं, इससे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो जो मुख्य सब्जेक्ट रहते हैं उनको कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी होगा या फिर इकोनॉमी होगा, इसको तो कवर कर लेते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं इकोलॉजी को या फिर एनवायरमेंट को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये खासकर संबंधित है, और खासकर इकोलॉजी के संबंध में या फिर जो एनवायरमेंट है इससे रिलेटेड करंट में जो इशू चल रहे होते हैं, या फिर जो करंट की जो भी समिट चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट चेंज के बारे में। हाँ, इसमें मैंने एक सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं, क्लाइमेट चेंज, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वो भी आता है। देख जाइए कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप देखते जाइए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, जो भारत से संबंधित है। ठीक है, इसमें आतंकवाद पढ़ेंगे, विकास और आतंकवाद संबंध पढ़ेंगे। ये सारी जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है वो हम किस तरीके से भारत करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में नहीं आती, ये हम लोग GS3 में इसको अंदर पढ़ते हैं, आंतरिक सुरक्षा को। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये हम लोग प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको मेंस के लिए पढ़ेंगे GS3 में, GS3 के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। अब हमने यहां तक कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए? पूरे 24 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अभी हमारा GS3 कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं GS4 को, हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए हैं? 24। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लगभग 35 सब्जेक्ट रहते हैं, तो मैं बता दूं कैसे रहते हैं, देखना आप लोग। अब हमारा स्टार्ट होगा GS4, तो हमारा देखो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गए हैं, और मेंस का GS1, GS2, GS3 भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा है GS4, तो GS4 में पढ़ते हैं एथिक्स के बारे में, पढ़ते हैं पब्लिक। इसमें अब पेपर का नाम तो केवल समझ रहे हो कि उसको हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें एथिक्स भी होता है, इंटीग्रिटी भी होता है, एप्टीट्यूड भी होता है। ठीक है,
एटीट्यूड होता है। तो इसमें मुख्य रूप से बात करें एथिक्स होगा, नीति सार नैतिकता बारे पढ़ेंगे। इसमें साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, इसमें साथ में आपकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सारे पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी पढ़ते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, एटीट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है, और इमोशनल, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ रहे हो, भावनात्मक समझ, या फिर इसको इस तरीके दिखते हैं कि जब इमोशनली कनेक्ट होते हैं, आपको पता होगा ना, जैसे हम लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन ये हमारी ह्यूमन से जुड़ी हुई है, इमोशन से जुड़ी हुई है, इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रीलिम्स में कोई महत्व नहीं है, चाहे एथिक्स हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या इमोशनल इंटेलिजेंस, और सारे हम लोग पढ़ते हैं GS4 में। GS4 की टोटल 8 यूनिट रहती है GS4 के सिलेबस में, जिसमें 3-4 तो मुख्य यही रहती है। तो GS4 को हम लोग जानते हैं इसके नाम से, लेकिन सारे सब्जेक्ट उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, इंटीग्रिटी, आपको सारे विषयों में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा कितना होगा हमारा 28 सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे 28 सब्जेक्ट। अब इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स चूंकि इसलिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है क्योंकि करंट अफेयर्स में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो GS हो या चाहे SA का सब्जेक्ट हो, ठीक है। और प्रीलिम्स से बात करें तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे वो पॉलिटी में कोई सरकार ने कोई भी कानून बनाया है, ये इकोनॉमी के क्षेत्र में या एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, या फिर जो भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, और मेंस आपके आंसर राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो वो आपको वहां पे लिखना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो करंट अफेयर्स सब्जेक्ट हो गया, तो ये इसको भी आप ध्यान देना होता है। यहाँ पे क्या 29 सब्जेक्ट हो गए। अभी तक हमने केवल प्रीलिम्स में बात की है, लेकिन अभी हमने प्रीलिम्स के CSET की तो बात की नहीं भाई, मैथ रीजनिंग की, वो भी तो CSET होता है ना, सेकंड पेपर, वो भी तो क्वालिफाइंग रहता है ना, वो भी तो करना पड़ेगा ना हमें, तो वो भी सब्जेक्ट रखेंगे। तो वो हम मैथ हो गया, रीजनिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और मैथ के बहुत सारे टॉपिक होंगे। मैथ में आपको पता है चाहे वो एवरेज हो गया, इसके अलावा लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड स्पीड है वो भी हो गया, मतलब सारे जो टॉपिक रहते हैं, इसके अलावा टाइम एंड वर्क वाला हो गया, बोट वाला हो गया, इस सारे टॉपिक्स के अंदर आता है, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट वाला हो गया, और परसेंटेज वाला हो गया, एवरेज वाला हो गया, सारे जो सब्जेक्ट है मैथ के टॉपिक हैं, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो है नहीं कि हमने मैथ सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो आपको लेकिन इसमें से बहुत ही कम टॉपिक रहते हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब इंपॉर्टेंट, जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSET में। तो मैथ हो गया, रीजनिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये हमें CSET के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेंस में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये हमारा सिर्फ GS1 के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी किसके लिए, GS2 या CSET के लिए बोल देते हैं हम लोग से, CSET के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो मेंस में जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, मतलब जो कंपलसरी रहते हैं, केवल क्वालिफाइंग करना पड़ता है मेंस में, तो वो 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। एक तो होता है इंग्लिश का, वो कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा जो पेपर होता है वो होता है किसका, मतलब कोई भी आप भाषा ले सकते हो, चाहे हिंदी ले जाए तो हिंदी लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कोई भी आप चुन सकते हो। तो लैंग्वेज पेपर होते हैं, तो इसमें इंग्लिश का भी होता है, एक बच्चे आता हिंदी सुनते हैं, तो आपको दोनों ही लेना है। तो प्रीलिम्स में इसका कोई रोल है नहीं, प्रीलिम्स में तो आना नहीं है, इस आता है मेंस में हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, तो 2 सब्जेक्ट ये होगा, हिंदी का और इंग्लिश का। इसमें आपके बहुत सारे मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आएंगे, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्रामर आती है इंग्लिश वाले में, कुछ सेंटेंस आते हैं बनाने होते हैं, और ऐसे संबंध क्वेश्चन उसमें रहते हैं, ऐसा ही हिंदी रहता है। तो ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज पेपर हो गया। तो ये इसको भी जोड़ दें तो ये क्या होगा, टोटल हमने नंबर जो दिए वो 33 सब्जेक्ट दिए, लेकिन हमने साइंस को नहीं भागा, 3 भागों में नहीं बांटा है कि भाई केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये उनको भी नहीं बांटा दिया, हमको बांट दिया। तो पूरा सब्जेक्ट लगभग 40 सब्जेक्ट के करीबन पहुंचेंगे। इसी तरीके से यदि हम मेंस जो लैंग्वेज पेपर होते हैं या फिर जो मैथ रीजनिंग होती है, इसमें भी यदि हम इसको बांट दें, डाटा इंटरप्रिटेशन या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनमें बांट दें, तो लगभग 40 से भी सब्जेक्ट से ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने ये मोटा मोटा बता दिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ने, लेकिन ज़्यादातर उसमें सारे कवर हो गए, चाहे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हो या फिर मेंस के सब्जेक्ट हो, सारे इसमें सब्जेक्ट आप लगभग कवर हो चुके हैं, वो जो भी आपके प्रीलिम्स में आता है, मेंस GS में आता है और ऐसे में आता है। और हाँ, यहाँ पर मैंने जो मेंस है, मेंस का ऐसे तो लिखा ही नहीं है, यदि ऐसे का भी लिखो, यदि हम ऐसे का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट जो भी आएगा वो आपका जो भी यदि आपने GS में पढ़ा हुआ है वो सारा ही यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है ऐसे में के लिए। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और जो प्रीवियस कॉपी है वो भी देखनी पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि उसको भी अधिक कवर कर लें तो लगभग 40 सब्जेक्ट अपने कवर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये पूरा UPSC प्रीलिम्स मेंस में सब्जेक्ट है पढ़ने होते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो ये हमारा UPSC से रिलेटेड हमारा जो ये वीडियो था, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आमतौर पर टीचर जो लोग हैं बताते नहीं है कि हाँ हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, आपका हो जाएगा। है मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, सही बात है,
लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि भाई हम सब्जेक्ट को समझें कि यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और हम किस तरीके से वो कवर करें और कौन सब्जेक्ट कौन से सब पेपर में रहता है। मैंने इसलिए यहाँ पे साथ में पेपर का नाम भी लिखते गया हूँ कि GS1 में पढ़ना है, ये GS2 में पढ़ना है, और साथ में इससे भी समझ में आता है कि भाई ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स में पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो एक बार फिर से आपको समझने के लिए आप लोग फिर से वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं, और साथ में आप इसमें आप ये भी लिख सकते हो अपने वीडियो के साथ देख के भाई हमें सब्जेक्ट ये पेपर में पढ़ना है, प्रीलिम्स में पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो आप इस प्रकार से जो भी ये चार्ट है आप लोग वहाँ पे अपने साथ बना सकते हो, सब्जेक्ट को लिख सकते हो कि हमें कौन सब्जेक्ट कहाँ पढ़ना है, प्रीलिम्स से पढ़ना है या मेंस से पढ़ना है, और साथ में यदि हमें मेंस में पढ़ना है तो मेंस के किस पेपर में पढ़ना है आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। और इसके अलावा जो मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला था वो ये, हालांकि इस वीडियो में इतना मतलब वो नहीं है कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए। इसमें यूपीएससी की तैयारी करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले आप लोग सिलेबस को आप लोग देखो, भाई यूपीएससी का सिलेबस क्या कह रहा है, क्या है। इसके साथ आप लोग PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, भाई जो सिलेबस है इससे किस सिलेबस के किस भाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मेंस हो या फिर GS हो, कहाँ पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आप टॉपास्कोपी के बारे में आपको सिलेबस PYQ और टॉपास्कोपी को देखना है ताकि आप ये समझ सको भाई हमें पढ़ना कैसे है, हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या किसी सब्जेक्ट का कौन सा सेक्शन पढ़ना है जहां से हमें ज्यादा फायदा हो, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पढ़ने नहीं है, केवल वही टॉपिक पढ़ लेने। आपको पृष्ठभूमि मतलब उसकी बैकग्राउंड के लिए तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि नहीं ये जो हुआ वो कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उसको समझने के लिए आपको कम से कम बैकग्राउंड का पहले पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपका सिलेबस है, जो भी टॉपिक है उस पर हर टॉपिक पे आपको मेंस के लिए नोट्स बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स, ताकि जो 2 शब्दों के लिमिट में रहे, 2 शब्दों से ज्यादा ना हो, 250 मतलब हर चीज को आपको किसी भी टॉपिक को 200 शब्दों में समराइज करना था। आपको मेंस के हर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं GS के, और हर टॉपिक पे आपको लगभग 200 से लेकर 250 शब्दों के बारे में आपको हर टॉपिक पे समराइज करके उसका टॉपिक लिखना है, ताकि आप उससे संबंधित टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको अच्छे लिख सको। और क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो 200 शब्दों के अंदर, 2 शब्द 250 शब्द के अंदर ही आएगा, तो आपको इस तरीके से आपको लिखना है। आपको बड़ा टॉपिक पढ़ के और उसको 2 शब्दों में समराइज करना है, ताकि उसी में आपका सेक्शन होगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ सके, लेकिन तभी कर पाओगे जब उससे ज्यादा पढ़ोगे, तब जाके आप उसमें से अच्छा 200 शब्दों का छाट पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, PYQ देखने, टॉपर्स की कॉपी देखनी है, और इसको PYQ प्रीलिम्स के मेंस के दोनों का ही देखने हैं, तब जाके आप चलेगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने सब्जेक्ट तो आपको बता ही दिए हैं, आप उन सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, और आप लोग फिर से जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और साथ में जो मेंस का सिलेबस है उसको एक बार आप यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप लोग उसको देख लो, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो ये मेरा जो पूरा वीडियो था वो हमें यूपीएससी के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने उसके बारे में था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग समझे होंगे कि हमें किस तरीके से जो IAS की तैयारी किससे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यदि और भी ऐसे आप लोग वीडियो चाहते हैं और भी यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड या यूपीएससी कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा कोई वीडियो आता है तो आप तक वो पहुंचे, आप लोग उसको देखो। उसके लिए यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि जो भी कोई भी वीडियो हमारा आता है आने वाले समय में तो आप तक वो आसानी से पहुंचे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा यूपीएससी से रिलेटेड ही होगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि हमें जो NCERT है वो कैसे पढ़नी है, और साथ में जो हमारा वर्ल्ड मैप है एटलस है उससे हम किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं या उसका जो मैपिंग है वो किस तरीके से करें, उस पर भी हमारा वीडियो आने वाला है। वो जल्दी हमारे वीडियो चैनल पर आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ में हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।